ये उपबंध, राष्ट्रीय उपबंध, यानी कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इमरजेंसी लगाई जाती है। तो उसके बारे में दोस्तों हम लोग समझेंगे कि ये जो इमरजेंसी है ये संविधान के का कौन सा भाग है जो ये अधिकार देता है कि आप पूरे देश में आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, और उस आपातकाल को लगाने का क्या कारण है, हम लोग इस वीडियो में दोस्तों उसको समझेंगे। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि एक 352 होता है आपात और एक 356 होता है। ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे कि ये 356 क्या है, जिसके तहत दोस्तों राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है, प्रेसिडेंट जी लगाते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, हम लोग समझते हैं। ये जो आपात उपबंध है दोस्तों, ये संविधान का भाग 17 है। ठीक है, संविधान का भाग 17 में दोस्तों आपात उपबंधों के बारे में बताया गया है, यानी कि इमरजेंसी जो है कब लगेगी, किस सिचुएशन में लगेगी, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो आपात स्थिति है, जो ये दोस्तों ये संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 352 से 360 के अंतर्गत आता है। हम लोग इसको 352 से 360 के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों 352 360, ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों पार्ट 17 352 360 के अंतर्गत है, और इसमें राष्ट्रीय उपबंधों के बारे में बताया गया है। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करें दोस्तों। देखिए आर्टिकल 352 दोस्तों, आर्टिकल 352 क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ये जो आर्टिकल 352 है, ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति को यह आशंका हो जाए कि देश में गंभीर आपात विद्यमान है, जिस कारण युद्ध या बाह्य आक्रमण यानी कि सशस्त्र विद्रोह, दोस्तों ये जो सशस्त्र विद्रोह है इसको आप याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी सिचुएशन है जिसके कारण 352 का प्रयोग किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय उपबंध, राष्ट्रीय आपात पूरे देश में लगाया जाता है, तो वह दोस्तों सशस्त्र विद्रोह है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत व उनके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा यदि खतरे में है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी संपूर्ण देश में दोस्तों आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। ये बताया गया है 352 में। ठीक है, यानी कि सशस्त्र विद्रोह हो जाए या राष्ट्रपति जी को लग जाए कि देश पर अटैक होने वाला है, आक्रमण होने वाला है किसी बाहरी देश के द्वारा या बाहरी शक्तियों के द्वारा, तो इस सिचुएशन में दोस्तों जो राष्ट्रपति जी हैं इनको देश में, पूरे देश में राष्ट्रीय आपात इमरजेंसी घोषित करने का अधिकार है। ठीक है, 352 में पढ़ लिया दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों 353, और ये जो राष्ट्रीय आपात है ये देश में कितने बार लगा है, तो दोस्तों ये 3 बार लगाया जा चुका है अब तक। 352 का प्रयोग दोस्तों 3 बार किया जा चुका है। ठीक है, 1962 में, ठीक है, 1965 में और 1971 में। ठीक है दोस्तों, ये हुआ। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम लोग 353 पढ़ेंगे। 353 में दोस्तों ये बताया गया कि संसद का अधिकार भारतीय सभी राज्यों में, यदि 352 का प्रयोग किया गया है और देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में दोस्तों 352 में आपातकाल लगा। 353 में दोस्तों बताया गया कि उसी आपातकाल में जो पूरा जो राज्य है, जो अदर जो राज्य हैं, ठीक है, उनका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम किसके पास होगा, संसद के पास होगा, यानी कि संसद पूरे देश को अपने अनुसार फिर चलाएगी। ठीक है, वहाँ के जो राज्य विधानमंडल हैं वो भंग हो जाते हैं। ठीक है, पूरा कंट्रोल किसके पास होगा दोस्तों, संसद के पास होगा। भारतीय राज्यों का पूरा कंट्रोल संसद के पास होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 354 में ये बताया गया यदि आपात प्रवर्तन में, यानी कि आपातकाल लगा हुआ है, इमरजेंसी लगी हुई है पूरे देश में, तो उस सिचुएशन में दोस्तों क्या बताया गया है कि राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होने, यानी कि जो राजस्व हैं, जो टैक्स हैं, उनका आदान प्रदान राज्य और
केंद्र के बीच होता रहेगा। ठीक है, वो मतलब उनको मतलब हटाया नहीं जाता है कि चलिए अब पैसा आपको नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है या टैक्स कलेक्ट नहीं करना, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। तब भी टैक्स कलेक्ट होता रहता है और राज्य और केंद्रों के बीच में उसका आपस में जो भी होता है वो लेन देन चलती रहती है। ठीक है, और सारे काम लगभग बंद ही होते हैं मगर ये काम शुरू होता है। ठीक है, ये बताया गया दोस्तों 354 में। अब हम लोग 355 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 355 में ये बताया गया है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वह संघ का कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये बताया गया है 355 में ये बताया गया है कि यदि मान लीजिए कोई राज्य है, ठीक है, उसकी पूरी जो मतलब कि बाहरी जैसे आक्रमण हो गया है या आक्रमण होने वाला है या आंतरिक अशांति है, ठीक है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी है? सुरक्षा की जिम्मेदारी, ये कर्तव्य है केंद्र का, संघ का ये कर्तव्य है कि उसकी सुरक्षा करे उस राज्य की। ठीक है, कैसे दोस्तों? तो मान लीजिए राज्यों के पास सिर्फ क्या होता है? सिर्फ पुलिस बल होती है और पुलिस बल के द्वारा दोस्तों बाह्य आक्रमण को हम लोग इनसे मतलब कि सामना नहीं कर सकते हैं आपस में। तो क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा राज्यों में अशांति हो जाए, धरना प्रदर्शन चल रहा है, हिंसा हो जाए, तो सैनिक को बुलाना पड़ता है। ठीक है, सैनिक को बुलाना पड़ता है, सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ आती हैं, आप लोग जानते हैं, पैरा कमांडोज भी आते हैं किसी किसी मैटर में। और फिर उसके बाद में यदि मान लीजिए कि पंजाब से भारत की सीमा लगती है, राजस्थान से लगती है, गुजरात से लगती है, तो क्या होगा दोस्तों? पाकिस्तान वाले क्या करें कि वो सोचे कि चलो पंजाब के जरिए पंजाब पर हमला करते हैं। ठीक है, पहले पंजाब को जीत लेते हैं, फिर उसके बाद में दिल्ली में आएंगे, अपना कब्जा करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, हम ये जो केंद्र है इनका कर्तव्य होता है कि वो पंजाब की रक्षा करेंगे और करते हैं। बीएसएफ क्या? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि वह रक्षा में लगी हुई है। ठीक है, और यदि फिर भी बीएसएफ अगर मुकाबला नहीं कर पा रही तो जो केंद्र है, जो संघ है, वो और पूरी अपनी ताकत लगा देता है उस राज्य की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है दोस्तों? बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा संघ का कर्तव्य होगा। ठीक है, पूरा मतलब पूरी जिम्मेदारी, पूरा कर्तव्य जो है वो संघ का होता है कि अपने अपने राज्य क्षेत्रों का वह सुरक्षा करें बाह्य आक्रमण के द्वारा, या आंतरिक अशांति हो गई है उसके उस सिचुएशन में दोस्तों, उस दशा में। ठीक है, अब दोस्तों हम लोगों ने 355 तक पढ़ लिया है। अब इसको हम हटाएंगे, मिटाएंगे, उसके बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, 356, और आप लोग दोस्तों जानते हैं कि 356 में क्या है? 356 में दोस्तों बताया गया है कि यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों, आर्टिकल 356 356, देखिए दोस्तों, आर्टिकल 356 में बताया गया है कि यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो ठीक है, फेल को हम लोग दोस्तों विफल कहते हैं, विफल हो गया है, तो उस दशा में दोस्तों, उस दशा में राष्ट्रपति जी आपातकाल लगा सकते हैं। उस दशा में आपातकाल की घोषणा आपातकाल की घोषणा कौन करेगा दोस्तों? बाई प्रेसिडेंट। देखिए दोस्तों, 356 भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें ये बताया गया है कि राज्यों में कैसा राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। यदि मान लीजिए कि जो राज्य हैं इनके जो संवैधानिक तंत्र हैं,
जो संविधानिक तंत्र मतलब कि जिससे राज्य को चलाया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि राज्य को ऑपरेट किया जा रहा है, वो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, संवैधानिक तंत्र कहा जाता है। यदि वह फेल हो गया है, ठीक है, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन में दोस्तों जो राष्ट्रपति जी होते हैं वह अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। तो फिर जैसे कि अभी पूरा काम कौन कर रहा था, राज्य के मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, संवैधानिक तंत्र कर रहा था, वो फेल हो गया, ठीक है, तब राष्ट्रपति जी 356 का प्रयोग करेंगे और राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, अपना शासन लगा देंगे। तो उस सिचुएशन में जो पूरा कार्यभार है वह कौन संभालता है दोस्तों, राज्यपाल जी संभालते हैं, ठीक है, क्योंकि राज्यपाल को हटाया नहीं जाता है, फिर उस सिचुएशन में राज्यपाल संभालते हैं। और राज्यपाल किसके अनुसार काम करते हैं, तो राष्ट्रपति के अनुसार वो काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे मान लीजिए ये है प्रेसिडेंट और ये है गवर्नर, ये इनके अनुसार काम करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट के अनुसार गवर्नर जी काम करेंगे, पूरे अपने राज्य को इनके अनुसार काम संभालेंगे, ठीक है। इस तरह से 356 का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 357 में दोस्तों क्या बताया गया है कि 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन की गई उद्घोषणा, ठीक है, उद्घोषणा, ये होगा दोस्तों उद्घोषणा, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, इस सिचुएशन में की गई उद्घोषणा के अधीन के अधीन विधायी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। वही बात दोस्तों जो मैंने आपको 356 में भी समझाया वही बात इसमें भी है कि यदि 356 लगा हुआ है तो जो विधायी शक्ति है, जो विधायिका की पूरी शक्ति है वो किसके अधीन हो जाएंगी, राष्ट्रपति के अधीन हो जाएंगी, ठीक है, राष्ट्रपति के अधीन हो जाएंगी या राज्यपाल के अधीन भी हो जाएंगी। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन। समझ गए आप लोग। अब देखिए दोस्तों जल्दी जल्दी आपको पढ़ाएं क्योंकि अब आपके पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि हम आपको एकदम स्लो पढ़ाएं, तो इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी पढ़िए। अब आर्टिकल दोस्तों हम लोग बात करेंगे 358 की। 358 में दोस्तों ये बताया गया है कि आर्टिकल 19 का सस्पेंड हो जाना। आर्टिकल 19 का सस्पेंड देखिए, यदि मान लीजिए कि देश में, रुकिए एक मिनट, आर्टिकल 359, ठीक है, 20-21 को छोड़कर 20 व 21 को छोड़कर अन्य अधिकार क्या हो जाएंगे दोस्तों, निलंबित हो जाएंगे। देखिए इसमें दोस्तों ये बताया गया कि यदि मान लीजिए कि पूरे देश में आपातकाल लगा हुआ है तो पूरे देश की जो जनता है ना उनके सभी मतलब जो अधिकार हैं, आप लोग जानते हैं कि दोस्तों हम लोगों को संविधान ने अधिकार दिए हैं जिसको हम लोग पार्ट 3 में पढ़ते हैं, ठीक है, पार्ट 3 में पढ़ते हैं दोस्तों अधिकार, और उन अधिकारों को दोस्तों क्या होता है तब छीन लिया जाता है, ठीक है, वो अधिकार फिर हमारे काम नहीं आते हैं। सिर्फ अधिकार आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 का ही हम लोग प्रयोग कर पाएंगे, अदरवाइज और भी जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी हम लोगों के अधिकार हैं वो सब छिन जाते हैं। तो इसी के द्वारा दोस्तों बताया गया है कि 358 में आर्टिकल 19 का सस्पेंड हो जाना, ठीक है। 359 में दोस्तों बताया गया है कि यदि मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन लगा है पूरे देश में या राज्य में, यदि राज्य में लगा हुआ तो उस राज्य की जनता के छीनेंगे अधिकार, और यदि पूरे देश में लगा हुआ है तो पूरे देश की जनता के अधिकार छीनेंगे, ठीक है, आप लोग ऐसे समझिए। 359 में दोस्तों 20 व 21 को छोड़कर, ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 को छोड़कर दोस्तों अन्य जितने भी अधिकार हैं वो
छीन लिए जाएंगे, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा तब तक जब तक ये जो इमरजेंसी है ये परिवर्तन में है, यानी कि जो जब तक आपातकाल परिवर्तन में है, यानी कि जब तक लागू है तब तक, ठीक है। उसके बाद में फिर से इसको बहाल कर दिया जाता है। अब दोस्तों हम आपको ये बता दें कि आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 20 और 21 क्या है, ठीक है, जिसका जिक्र किया गया है। उससे पहले दोस्तों अभी आर्टिकल क्या है, 352 से 360 तक पढ़ना है, तो अभी आर्टिकल 360 भी पढ़ना है। 360 में दोस्तों क्या बताया गया है, वित्तीय आपातकाल बताया गया है। वित्तीय आपातकाल दोस्तों क्या है, फाइनेंस, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल, वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया। जैसे कि देश में मान लीजिए कि रुपया पैसा ख़त्म हो गया, धन दौलत ख़त्म हो गया, तो उस सिचुएशन में दोस्तों राष्ट्रपति जी वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं कि भैया आज से अपने देश में रुपया पैसा ख़त्म और वित्तीय आपातकाल लग गया है, ठीक है। तो वो 360 के अंतर्गत लगाया जा सकता है, या लगाए जाने की शक्ति संविधान ने दिया है राष्ट्रपति जी को, ठीक है। और फिर दोस्तों क्या होता है, हाँ ये बता दें कि वित्तीय आपातकाल अभी देश में एक भी बार नहीं लगा है। ऐसी कभी भी स्थिति नहीं है कि वित्तीय आपातकाल लगाया जाए या देश को बताया जाए कि भैया पैसा वैसा ख़त्म हो गया देश में, ठीक है। ऐसी कभी भी नौबत नहीं आई है और आगे भी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अपना भारत अब बहुत आगे बढ़ चुका है। अब देखिए दोस्तों आर्टिकल 19 और आर्टिकल जो 20 और 21 है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको हम बताते हैं कि ये क्या है। देखिए दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा, मगर आप लोग अगर थोड़ा टाइम देंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों आर्टिकल 19, देखिए दोस्तों आर्टिकल 19 क्या है, यह स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों को देता है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों को 19 देता है, आर्टिकल 19 देता है। और इससे दोस्तों हम लोग बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस आर्टिकल को दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए। यदि आपको पूछा जाए कि संविधान में किस आर्टिकल को बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं तो वह आर्टिकल 19 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए कैसे दोस्तों, इसमें क्या बताया गया, नंबर 1 अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की दोस्तों जो अभिव्यक्ति की आज़ादी, यही आर्टिकल हम लोगों को देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है। और दोस्तों अभिव्यक्ति की आज़ादी में क्या होता है, झंडा फहराना, काला झंडा दिखाना, आरटीआई करना, मौन रहना, ये सब अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नंबर 2 इसमें बताया गया है सभा, आप सभा बुला सकते हैं कोई भी। नंबर 3 दोस्तों संगठन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये बताया गया कि आप संचरण कर सकते हैं, पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। नंबर 5 में दोस्तों बताया गया है निवास या बसने की आज़ादी, स्वतंत्रता, ठीक है, बसने की स्वतंत्रता हम लोगों को दी गई है। नंबर 6 दोस्तों क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता हम लोगों को दी गई है कि हम लोग भारतीय अपने देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में जाके व्यापार कर सकते हैं, जाके कहीं भी बस सकते हैं। बोलने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, सभा बुलाने की आज़ादी है, सबकी आज़ादी दिया गया है। तो ये इसीलिए जो आर्टिकल 19 है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए इसको सबसे पहले सस्पेंड करते हैं आपातकाल में, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों बताया गया कि 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 359 में बताया गया, 362 में बताया गया। इसको भी समझ लेते हैं कि ये भैया क्या है, आर्टिकल 20, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 20 ये सब मूल अधिकार आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए आर्टिकल 20 में क्या बताया गया दोस्तों, अपराध के समय का, इसमें दोस्तों हाँ, अरे यार क्या बताया गया है दोस्तों, नंबर 1, एक मिनट यार थोड़ा मैं भूल गया, हाँ यार देखिए इसमें दोस्तों बताया गया दोष सिद्धि में संरक्षण,
दोष सिद्धि में संरक्षण। देखिए दोस्तों, जो दोष सिद्धि है ना, इसमें हम लोगों को संरक्षण मिला हुआ है और इसी को इसमें आर्टिकल 20 में दिया गया है। अब आर्टिकल 20 अब मैं आपको बता देते हैं कि दोष सिद्धि में संरक्षण कौन कौन से हैं। नंबर 1 दोस्तों, अपराध के समय का कानून। ठीक है, अपराध के समय का कानून, समय का कानून। ठीक है, यानी कि जब आपने अपराध किया 10 साल बाद और यदि अब उसका फैसला आया है तो आपको जो सज़ा मिलेगी वो 10 साल पुरानी वाली ही मिलेगी, उसी के अनुसार मिलेगी, आज की नहीं मिलेगी। यदि मान लीजिए कोई बदलाव आ गया है कि इसकी सज़ा, मर्डर की मान लीजिए सज़ा पहले उम्र कैद थी, ठीक है, अब फांसी हो गई है, तो आपको फांसी नहीं मिलेगी, आपको वही 10 साल पुराना वाला मिलेगा, उम्र कैद मिलेगी। ठीक है, इसमें बताया गया है। अब नंबर 2 दोस्तों बताया गया है अपराध के समय का कानून हो गया। अब बताया गया दोस्तों एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक सजा बताया गया। यानी कि आपने यदि कई सारे अपराध किए हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ एक ही सज़ा मिल, नहीं, आपको अलग अलग सजाएं मिलेंगी। जैसा क्राइम किया उसी के अनुसार आपको सज़ा मिलेगी, मगर सब में मिलेगी। तो एक अपराध के लिए एक सज़ा। ठीक है, अब 3 में दोस्तों बताया गया है, नंबर 3, खुद के प्रति गवाही नहीं। खुद के प्रति गवाही नहीं। ठीक है, खुद के प्रति आपको गवाही नहीं देना है, आपको जज नहीं बन जाना है, अरे लॉर्ड हमने ये नहीं किया है, ये सब सरासर झूठ है, गलत है। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आप खुद के प्रति गवाही नहीं दे सकते हैं। पुलिस गवाह को बना के लाती है ना, तो हाँ वो लोग गवाही देंगे, आप नहीं देंगे गवाही। ठीक है, इसमें बताया गया है। अब दोस्तों हम लोग आर्टिकल 21 पढ़ लेते हैं, जो कि ये भी सस्पेंड नहीं होता है। आर्टिकल 21 देखिए दोस्तों, आर्टिकल 21 में क्या बताया गया, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी की बानी, यानी कि दोस्तों जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है 2000 आर्टिकल 21 में। ठीक है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है आर्टिकल 20 में। इसीलिए आर्टिकल 21 में दोस्तों, इसीलिए जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है इसको सस्पेंड नहीं करते हैं, चाहे जितना आपातकाल लगा हो देश में, राज्य में, मगर इन दोनों आर्टिकलों को कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमको मिलता रहेगा हमेशा इसका लाभ। तो देखिए दोस्तों, लाइफ में क्या है दोस्तों, पर्यावरण। नंबर 1 दोस्तों, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण से क्या क्या मतलब, जैसे कि पर्यावरण में आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, पर्यावरण से मिलती है। तो कोई ऑक्सीजन लेने से नहीं रोक सकता, अरे भैया अब इमरजेंसी लगी है, आप कैसे ले सकते हैं ऑक्सीजन, अब तो नहीं लेने देंगे आपको ऑक्सीजन। तो ऐसी बात नहीं होगी दोस्तों, आपको ऑक्सीजन मिलेगा। पर्यावरण से जो भी फायदे हैं वो सब आपको मिलेंगे, वो आपको नहीं वो आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। ठीक है, नंबर 2 दोस्तों क्या बताया गया है, आत्महत्या। आत्महत्या, आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप जीने के लिए स्वतंत्र हैं, आप आत्महत्या नहीं कर सकते। यदि आपने आत्महत्या की और नहीं मरे, नहीं फांसी लगी, तो क्या होता है दोस्तों, आपको ऊपर आईपीसी की सेक्शन 309 का प्रयोग किया जाएगा और फिर आपको जेल में डाला जाएगा। यदि आप नहीं मरे तो, अब मर गए तो कोई बात ही नहीं, ढनंग गए तो कोई बात नहीं, फिर आपको कौन रोकेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में दोस्तों बताया गया है नंबर 3, हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के लिए भी आप स्वतंत्र हैं, आप स्वास्थ्य के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें। ये आर्टिकल 21 में बताया गया, ये हम लोगों का मूल अधिकार है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग ये पढ़ लिया, ये लाइफ हो गया। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे पर्सनल लिबर्टी, यानी कि दैहिक स्वतंत्रता क्या है। हाँ, इसके बारे में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यार मिटा दे इसको। ठीक है, थोड़ा सा मिटाएंगे तभी आपको बता पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये वाला मिटाते हैं,
ये वाला भाग मिटाते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये पर्सनल लिबर्टी है। पर्सनल लिबर्टी में दोस्तों नंबर 1 बताया गया है एकांत एवं विदेश यात्रा। विदेश यात्रा का दोस्तों हम लोगों की पूरी स्वतंत्रता है। यदि मान लीजिए कि देश में आपातकाल लगा हो तब भी हम लोग विदेश जा सकते हैं, विदेश की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का अधिकार है और ये कोई भी नहीं छीनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग नंबर 2 में पढ़ते हैं प्राइवेसी, यानी कि दोस्तों इसको हिंदी में क्या कहते हैं, निजता कहा जाता है। निजता कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग दोस्तों स्वतंत्र है, हमारे प्राइवेसी को कोई नहीं छीन सकता। यदि कोई छीने ना तो आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके प्रति केस दर्ज करवाइए, याचिका दायर कीजिए। ठीक है, और फिर दोस्तों नंबर 3 में दोस्तों बता गया एडल्ट्री। एडल्ट्री के लिए भी हम लोग स्वतंत्र हैं। एडल्ट्री यानी कि दोस्तों व्यभिचार इसको कहते हैं। एडल्ट्री को हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं, व्यभिचार कहते हैं। ठीक है, इसके लिए भी हम लोगों को इसका भी स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने इन आर्टिकलों को पढ़ लिया। अब हम आपको एक बनाएंगे एक ऑप्शनल क्वेश्चन जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार है, यदि मान लीजिए कि पूरे देश में आपातकाल प्रवर्तन में यानी कि लागू है, आपातकाल लागू है, तो वह कौन से आर्टिकल हैं जिनको हटाया नहीं जाता, जिन्हें सस्पेंड नहीं किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा कि पूछा जाता है, बल्कि यूपीएससी ने भी इसको पूछा है कि वह कौन से आर्टिकल हैं जिन्हें हटाया नहीं जाता है, जिसको सस्पेंड नहीं किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग किस पे लगाएंगे, आर्टिकल 20 और आर्टिकल दोस्तों 21। ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने भाग 17 को पढ़ने की कोशिश की, प्रयास किया इसे समझने का। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।